में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 8 चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरे दूसरे भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, सभी प्लेलिस्ट शेयर की है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। कैन यू रिकॉल व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो सेल होता है। अच्छा, 2 व्हाट इज अ टिश्यू? विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू? पिछली बार हमने देखा था टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक जैसा काम करने वाले सेल्स का ग्रुप, उसे बोलते हैं टिश्यू। अभी टिश्यूज अलग अलग काम कर सकते हैं। देखिए, प्लांट्स में जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड करते हैं, रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक वगैरह। ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का काम करते हैं। ऐसे अलग अलग है। कार्डियक टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा बीटिंग का काम करते हैं, धक धक, हार्ट के टिश्यूज। Which technique in relation to tissues have you studied in earlier classes? कौन सी टेक्निक पढ़ी है आपने? टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक इंजीनियर के बारे में पढ़ा है। ठीक है। फिर उसके बाद विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर? कौन से अलग अलग स्टेप्स है, प्रोसेसेस है टिश्यू कल्चर में? तो वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट, रिप्रोडक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, शूटिंग और रूटिंग, प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग। ठीक है। वी हैव स्टडीड द प्लांट प्रोडक्शन बाय टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इन द लास्ट क्लास। स्टेम सेल्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। वेदर such stem cells are present in animals? Assign names in the figure given below. Explain the various stages. Those are kept blank. देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस रखे हैं, वो ब्लैंक स्पेसेस भरनी है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पर लिखिए रिप्रोडक्शन ऑब्लिक मल्टीप्लिकेशन। यहां लिखिए शूटिंग एंड रूटिंग। फिर यहां लिखिए प्राइमरी हार्डनिंग। फिर यहां लिखिए सेकेंडरी हार्डनिंग। ठीक है। यहां लिख सकते हो आप सोर्स प्लांट, बर्थ कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट। ठीक है। यहां पर लिखिए टिश्यू कल्चर। ये है डायग्राम। ठीक है। चलिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. Besides above mentioned points, it includes the study of cell division and many other aspects of the cell. There are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. देखिए, सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ने के बाद ह्यूमन हेल्थ स्टडी में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। Research institutes specially dedicated for research on cells are established at Pune and Bengaluru, India. National Center for Cell Science, उसकी वेबसाइट दी है www.nccs.res.in at Pune, and INSTEM www.instem.res.in at Bengaluru are involved in valuable research. इन इंस्टीट्यूट्स ने
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है रिसर्च में, सेल रिसर्च में। विजिट both the websites mentioned above with the help of your teacher. Try to understand the research undergoing in these institutes. इसमें आप देख सकते हो, अच्छा, वेबसाइट्स को विजिट करके। स्टेम सेल्स, these are special types of cells present in the body of multicellular organisms. multicellular organisms में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। किन्हें कहते हैं वो देखेंगे। These cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organisms. मतलब वो एक ही सेल होते हैं, लेकिन वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हर तरह के अलग अलग, जैसे कार्डियक टिश्यू होता है, कार्डियक सेल्स होते हैं, वो मतलब स्टेम सेल से कार्डियक टिश्यू भी बनाया जा सकता है, स्टमक के सेल्स भी बनाए जा सकते हैं, न्यूरॉन्स भी बनाए जा सकते हैं, नर्व सेल्स, कोई भी तरह की सेल बनाई जा सकती है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टेम सेल। सिमिलरली दीज सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग। जख्म को भरने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास। प्लांट्स के स्टेम सेल्स के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स। New organism is formed from the zygote that is formed by union of male and female gamete. देखिए नया ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होता है, जाइगोट से बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है तब। At the earliest stage of development, organism is in the form of mass of cells. At शुरुआती स्टेजेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक गोले के फॉर्म में होता है, सेल का बना हुआ गोला। At the cells in that mass are almost all the cells in that mass are almost alike. उस गोले में सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं। Those cells are called stem cells. During further development, these cells form any type of cell, different types of tissues and perform different functions in the body. तो उसके बाद डेवलपमेंट होते 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 क्या होता है कि उस गोले में ही डिफ्रेंसिएशन आ जाता है और उन एक ही टाइप के सेल्स से अलग अलग तरह के सेल्स, अलग अलग तरह के टिश्यूज और अलग अलग के तरह के ऑर्गन्स बनते हैं। दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। इसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब स्टेम सेल्स का अलग अलग टाइप्स में डिफ्रेंसिएशन होना। However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same types of cells only. लेकिन बाद में जब उस अलग अलग तरह के जब टिश्यूज बन जाते हैं तब उनकी कैपेसिटी वो खो जाती है किसी भी तरह के टिश्यूज बनाने की, और वो टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो अपने ही तरीके के सेल्स बना सकते हैं, किसी भी तरीके के सेल्स नहीं बना सकते। दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन स्टेम सेल्स लंबे समय तक कुछ पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स में होते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined by the uterus of the mother. नाल जाला भंटन, मतलब एम्ब्रियो को, बच्चे को माँ के पेट में फूड और एयर सप्लाई करने के लिए उसके नाभि से एक पाइप निकला हुआ होता है, ज्वाइन किया होता है, उसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल जाला भंटन। तो वहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो उसमें ब्लास्टोसिस नाम की एक स्टेज होती है जिसमें एक मास, सेल का मास हो जाता है, सेल का एक गोला बन जाता है और उसके सेंटर में कैविटी होती है और उसमें एक फ्लूइड होता है। तो उस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो उस स्टेज में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स। और अडल्ट ह्यूमन बींग्स में रेड बोन मैरो में और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जिसमें फैट स्टोर किया जाता है, वो कनेक्टिव टिश्यू, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। It has become possible to produce different types of tissues and the degenerated part of any organ with the help of these stem cells. तो इन स्टेम सेल्स की मदद से अलग अलग टिश्यूज बनाना पॉसिबल हो चुका है और जो बॉडी पार्ट एक आधा डिजेनरेट हुआ है वो भी बनाना पार्शियली पॉसिबल हो चुका है। Stem cell preservation. For the purpose of preservation, stem cell samples are carefully collected from sources like cord blood,
मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वहां से स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं, रेड बोन मैरो में से कलेक्ट किए जाते हैं, और एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस स्टेज का, एंड आर केप्ड इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स, and those vials are kept in liquid nitrogen at minus 135 degree Celsius to minus 190 degree Celsius. ठीक है. Just like the grafting in plants is the organ transplantation possible in humans. मतलब प्लांट्स में जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब अगर ब्रांच टूट गई है तो उसको दोबारा जगह पर लगा सकते हैं उसको चिपका कर, तो वैसा एनिमल्स में या ह्यूमंस में पॉसिबल है क्या? तो ये इतना पॉसिबल नहीं है. अगर उसी मतलब इंसान का खुद का हार्ट टूट चुका है तो उसे वहां पर लगाया जा सकता है, अगर मतलब कुछ ही समय में, अगर 1-2 घंटे में ही वापस लगाया जा सकता है. ज़्यादा देर हो चुकी है तो नहीं पॉसिबल. और उसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके कई सारे कंडीशंस होते हैं कि जो डोनर है, जो ऑर्गन देने वाला है उसके, और जो रिसीवर है जिसके बॉडी में बिठाना है वो ऑर्गन, उसके ब्लड ग्रुप्स मैच होने चाहिए. कई सारे चीज़ें होती है, तो ये काफ़ी मुश्किल है. स्टेम सेल रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी. स्टेम सेल रिसर्च इज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग. क्लोनिंग के बाद स्टेम सेल रिसर्च एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी इवेंट है. This technique has the potential of bringing about the fundamental changes in the medical science. Depending upon source, stem cells are of two types as embryonic stem cells and adult stem cells. Stem cells दो तरह की होती है उसके सोर्स के मुताबिक. अगर आप एम्ब्रियो से पा रहे हैं स्टेम सेल्स को तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. अगर अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर से पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. डिवीजन ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स एंड देयरबाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन के बाद, और उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन होने के बाद, सेल डिवीजन. सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स. फास्ट माइटोटिक डिवीजन्स होते जाते हैं. सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन. जब यूनियन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद 14वें दिन के बाद सेल्स में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, मतलब अलग अलग टिश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाता है. सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स दैट इज बोन सेल्स, हिपैटोसाइट्स दैट इज लिवर सेल्स, एंड न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स, ब्रेन के सेल्स, आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशिएशन. तो ऐसे अलग अलग सेल्स का डिफरेंशिएशन, बोन के सेल्स बनने लगते हैं, लीवर के सेल्स बनने लगते हैं, न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, ये शुरू हो जाता है 14वें दिन के बाद. एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ये डिफरेंशिएशन शुरू होने से पहले ही जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. 220 different types of cells in human body are formed from single types of cells that is embryonic stem cells. ह्यूमन बॉडी में जो 220 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं बस इसी एक तरह के सेल्स से. The stem cells are primary type of undifferentiated cells with self-multiplying ability and they are parent cells of all types of human cells. तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब एक जैसे ही सेल्स होते हैं, उनमें अभी अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएशन होना शुरू नहीं हुआ होता. तो और सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, वो खुद अपने आप डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बढ़ सकते हैं. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंसी. प्लूरिपोटेंसी, ठीक है. तो उसे इस प्रॉपर्टी को प्लूरिपोटेंसी कहते हैं. इट हैज बीन found that if these stem cells are collected well before beginning of differentiation on 14th day, that is during 5th to 7th day, and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory as per the stimulus, they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs. तो अगर इनको 14 डे से पहले, मतलब 14वें दिन में जब उनका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, तब उससे पहले 5 से 7वें दिन में अगर उन्हें कलेक्ट किया जाता है और उनका टिश्यू कल्चर करवाया जाता है, स्टिमुलस मतलब उनकी ग्रोथ को प्रोत्साहन देने वाला कुछ मटेरियल होता है, तो उसके साथ रखा जाता है, तो वो बढ़ते बढ़ते यूजफुल हमें जिस ऑर्गन में चाहिए उस ऑर्गन में बन सकते हैं.
adult stem cells can be obtained from the body of adult person too. adult person के body में से भी stem cells पाई जा सकती है. There are 3 main sources of stem cells in the body of adult persons. Stem cells can be obtained from red bone marrow. bone marrow मतलब bone का internal part होता है, वहां से पाया जा सकता है. adipose connective tissue of and blood में से भी stem cells पाए जा सकते हैं. Besides, stem cells can be obtained from cord blood immediate after birth. बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जब उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड निकालनी होती है, तब उसके अंदर जो ब्लड होता है वहां से भी स्टेम सेल्स पाए जा सकते हैं. वो स्टोर करके उस बच्चे को अगर कुछ हार्म होता है फ्यूचर में तो वो यूज किए जा सकते हैं. यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स. 1. रीजनरेटिव थेरेपी. सेल थेरेपी. Stem cells are used to replace the dead cells in case of conditions like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, etc. तो इसका सेल थेरेपी में भी यूज किया जा सकता है. जैसे डायबिटीज में पैनक्रियास में से जो इंसुलिन बनता है वो कम हो जाता है पैनक्रियास के डिसफंक्शन के कारण, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है. फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब क्या होता है कि हार्ट के कुछ हिस्से को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता, तो उसके कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. फिर अल्जाइमर्स डिसीज मतलब भूलने की बीमारी. उसमें क्या होता है कि ब्रेन की सेल्स कई जो होती है वो नष्ट होने लगती है, उसके कारण भूलने की बीमारी लग जाती है, तो वो भी ठीक किया जा सकता है. पार्किंसंस डिसीज भी ब्रेन के न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं, उसके कारण मूवमेंट करने में मुश्किल होती है, तो वो भी ठीक हो सकता है सेल थेरेपी में. बी. टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशंस लाइक एनीमिया, थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया एटसेट्रा. तो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तब यूज किया जा सकता है सेल थेरेपी. या फिर थैलेसेमिया मतलब यही होता है, हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिट किया हुआ होता है. फिर ल्यूकेमिया मतलब एक तरह का कैंसर है, उसमें भी स्टेम सेल्स की थेरेपी यूजफुल होती है. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई ऑर्गन नए से बिठाना है तो उसमें भी यूज हो सकता है. कोई ऑर्गन अगर डिसफंक्शन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो फिर से in case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. तो वो नया ऑर्गन बनाया जा सकता है और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. ऑब्जर्व. डिस्कस अबाउट स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ फिगर्स गिवन बिलो. देखिए स्टेम सेल्स ये है, तो उससे न्यूरॉन्स बनाए जा सकते हैं और ब्रेन के लिए यूजफुल होते हैं. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स के भी सेल्स बनाए जा सकते हैं और इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर सेल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हार्ट कार्डियक टिश्यू बनाया जा सकता है, बोन के ऑस्टियोसाइट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. Various organs in the human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like aging, accidents, infections, disorders, etc. देखिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कारणों से एक तो कम काम करने लगते हैं या फिर काम करना पूर्णतः बंद कर देते हैं. जैसे कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे उम्र बढ़ने के कारण या फिर कोई एक्सीडेंट होने के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई बीमारी लग जाती है उसके कारण. लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फैटलिटी में ऑकर अंडर सच कंडीशंस. तो इस ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की जीवन पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है और वो मृत्यु भी आ सकती है उसको. However, if a person gets the necessary organ under such conditions, its life can be saved. अगर उस व्यक्ति को उस जो ऑर्गन की जरूरत है वो अगर मिलता है तो उसके प्राण बचाए जा सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. डोनर होना बहुत आवश्यक होता है, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन देने वाला, उस ऑर्गन देने वाले व्यक्ति की बहुत आवश्यकता होती है. वो हर बार अवेलेबल होगा ही ऐसे नहीं है, वो लकीली होना चाहिए और उसके भी कई सारे कंडीशंस होते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, एज मैच होनी चाहिए. तो
उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज, हर पर्सन के पास 2 किडनीज होती है। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी, पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। तो एक किडनी से काम चल सकता है, एक्सक्रीशन का काम हो सकता है, तो वो दूसरी किडनी डोनेट की जा सकती है। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड, तो स्किन का भी डोनेशन किया जा सकता है। वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप, डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, एज एटसेट्रा ऑफ द डोनर एंड रेसिपिएंट नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तो अलग अलग फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ता है डोनर के और रिसीवर के। अगर वो फैक्टर्स मैच करते हैं तभी वो ऑर्गन सूट होता है, नहीं तो वो सूट नहीं होता। ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, डिसीजेस उनके कौन से है, जैसे डायबिटीज वगैरह है तो वो काफी रिस्की होता है, डिसऑर्डर्स कौन से है, एज कितनी है वगैरह। हाउएवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो बाकी ऑर्गन्स देखिए, किडनी तो 2 होती है इसलिए एक दे सकते हैं, लेकिन ब्रेन तो एक ही होता है ना, तो वो कैसे करेंगे। ऑर्गन्स लाइक लीवर, हार्ट, आईज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। ये लीवर, हार्ट और आईज जो होते हैं वो डेथ के बाद ही डोनेट किए जा सकते हैं। दिस हैज लेड टू द emergence of concepts like posthumous after death donation of body and organs। तो इसके लिए मृत्यु के बाद ऑर्गन्स को डोनेट करने की, ऑर्गन्स या बॉडी को पूरे डोनेट करने की एक कंसेप्ट आ चुकी है आगे। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर डेथ एज पर ट्रेडिशनल कस्टम्स। हमारे परंपराओं के अनुसार ह्यूमन बॉडी का डिस्पोजल किया जाता है। However, due to progress in science, it has been realized that many organs remain functional for certain period even after death occurs under specific conditions। लेकिन कुछ कंडीशंस में, अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस में जैसे ब्रेन डेड वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि डेथ हो जाने के बाद भी कुछ समय के लिए ह्यूमन के ऑर्गन्स कुछ समय के लिए काम करते रहते हैं। Concepts like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organs can be used to save the life of the other needful persons। तो ऐसी कंसेप्ट आगे आई है कि ऑर्गन डोनेशन की जानी चाहिए, बॉडी डोनेशन की जानी चाहिए, ताकि जिनको आवश्यकता है उनके प्राण बचाए जा सके। A liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death our body should be useful to other needful persons so that their miserable life would become comfortable। तो अगर ऑर्गन डोनेशन किया तो हमारा जो मतलब डेड बॉडी है, हमें तो कोई यूज नहीं है, मतलब जो व्यक्ति मर चुका है उसे तो कोई यूज नहीं है, लेकिन उसी के ऑर्गन्स किसी दूसरे व्यक्ति को दिए तो उसका लाइफ सुंदर हो सकता है, उसको मुश्किल से आज़ादी मिल सकती है। अवेयरनेस अबाउट दीज कंसेप्ट्स इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री एंड पीपल आर वॉलंटरीली डोनेटिंग देयर बॉडीज। तो हमारे देश में इसके बारे में जन जागृति हो रही है और लोग काफ़ी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपनी बॉडीज और ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। ब्लाइंड्स कैन रीगेन द विजन। जो लोग अंधे हैं उनको दृष्टि मिल सकती है। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनीज, हार्ट वॉल्स, स्किन एटसेट्रा। तो कई सारे लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं लीवर डोनेट करने से, किडनीज, हार्ट वगैरह। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। और मेडिकल स्टडीज के लिए भी बॉडी का डिसेक्शन करके स्टडी की जा सकती है, तो उसके लिए अवेलेबल करवाई जा सकती है। Many government and social organizations are working towards increasing the awareness about body donation। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ Transplantation Human Organs Act 1994 and the subsequent amendments of 2009, 2011 and 2014 so that overall process would be transparent and any person would not be cheated। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है उसमें सरकार द्वारा। ठीक है, रिकॉल अ लिटिल, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या? तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके मदद से हम किसी में जेनेटिक चेंजेस करवाए जा सकते हैं और वो चेंजेस करवा के ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल की जा सकते हैं,
उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इन विच वेरियस फील्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूजफुल। तो बायोटेक्नोलॉजी कौन से फील्ड्स में यूजफुल रही है? हमें एग्रीकल्चर में यूजफुल हो चुकी है, जैसे यूजफुल बीजे बनाने के लिए, बीज सीड्स बनाने के लिए, जो हमें अच्छा म्हणजे जो चाहिए वैसा क्रॉप देने के लिए, हॉर्टिकल्चर में, फिर उसके बाद मेडिकल फील्ड में भी यूजफुल है, ठीक है, डिसीजेस को डायग्नोज करने में भी यूजफुल रही है, अलग अलग कैश क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए भी यूजफुल रही है, ठीक है। तो ऐसे व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर में हम मन चाहे जैसे चाहे वैसे क्रॉप्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बासमती राइस है, उसके बहुत ही खूबसूरत लंबे लंबे कण होते हैं राइस के, उसको सुगंध भी दिया जा सकता है। तो कैसा होता है कि एक राइस के स्पीसीज में सुगंध वाला होता है, दूसरे राइस के स्पीसीज के दाने अच्छे होते हैं लंबे लंबे, तीसरा राइस होता है वो बहुत सफ़ेद होता है दिखने में। तो ये सारे गुण एक ही प्लांट में लाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद होती है। या फिर बीटी कॉटन होता है, जिसकी मदद से एक पॉइजनस कॉटन का क्रॉप आता है, और जब उसको मतलब कोई उसको कोई वर्म्स खाने की कोशिश करते हैं, इंसेक्ट्स खाने की कोशिश करते हैं, तो वो मर जाते हैं, तो वो बीमारी से बच जाता है प्लांट। तो ऐसे अलग अलग मनचाहे प्लांट्स पाए जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, we have studied in the earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare। तो बायोटेक्नोलॉजी किस काम में आता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के या दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिजम्स को उनका ब्रीडिंग करवा के हाइब्रिड एनिमल, मतलब दोनों के प्रॉपर्टीज होने वाला बच्चा। Various branches of science like cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in biotechnology। There is considerable progress mainly in the field of agriculture and pharmacy due to biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी के कारण फार्मेसी में, मतलब औषध निर्माण शास्त्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है, और खेती के विकास में भी काफ़ी योगदान रहा है। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल यील्ड। तो खेती का उत्पन्न बढ़ाने के लिए भी नए नए प्रयोग करवाए जा रहे हैं। इन फार्मेसी एक्सपेरिमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुल। हाई क्लास वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज। कौन से एरियाज कवर किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? 1. Use of various abilities of microbes like yogurt production from milk and alcohol from molasses। तो मतलब योगर्ट प्रोडक्शन के लिए जो अलग अलग माइक्रोब्स लगते हैं, उनकी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करवाना वगैरह। यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स, एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। तो कुछ सेल्स की मदद से एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे डीएनए का यूज करके इंसान की आइडेंटिटी पहचानना वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन मतलब जीन्स को कंट्रोल करके प्लांट्स, एनिमल्स को अच्छे हमें मन चाहे प्रोडक्ट्स पाना उनसे। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करवाने के लिए भी। यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू, एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स एटसेट्रा। तो उसमें टिश्यू कल्चर वगैरह आता है नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में, और जेनेटिक में ये सब आता है डीएनए वगैरह। Benefits of biotechnology. First, it has become possible to increase the per hectare yield irrespective of limitations of cropland area। देखिए, हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके मुकाबले में ज़मीन काफ़ी कम है अवेलेबल।
तो उसके कारण कम जमीन में ज़्यादा उत्पन्न लाने के लिए ऐसे प्रजाति का विकास करना जो कम एरिया में ज़्यादा कम पेड़ लगाने के बाद भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, वैसे प्लांट्स का विकास करना बायोटेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। तो बीटी कॉटन जैसे मैंने बताया उसको डिसीज नहीं हो सकता वर्म्स का या इंसेक्ट्स का, तो इसके कारण पेस्टिसाइड्स का खर्चा बच गया फार्मर्स का। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाने के कारण पेस्टिसाइड्स का वगैरह खर्चा बच गया। ठीक है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज यील्ड पर एनम हैज बीन इंक्रीज्ड। फास्ट फ्रूट बनना और उसका राइपनिंग फास्ट होता है, इसके कारण क्या होता है एक ही सीजन में ज्यादा फल आते हैं प्लांट के ऊपर। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज विच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर, स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एटसेट्रा हैज बिकम पॉसिबल। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, जैसे पारंपरिक रीत्या क्या होता है ट्रेडिशनली गेहूं को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंडा मौसम लगता है तब गेहूं अच्छा डेवलप होता है। लेकिन अगर एक मौसम में ज्यादा ठंड नहीं पड़ी और मतलब हायर टेम्परेचर रहा तो उसके कारण क्या हो सकता है गेहूं का प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसे प्लांट्स बनाए कि जो ज्यादा वेरिएबल टेम्परेचर में कोई भी वेरिएंस आ गया तो भी प्रोडक्शन अच्छा ही दे, पानी कम ज्यादा आए, बारिश गिरे या ना गिरे, कम पानी में भी ज्यादा प्रोडक्शन दे सके, इनफर्टाइल सॉइल हो फिर भी अच्छा प्रोडक्शन दे सके, ऐसे क्रॉप्स को बनाना पॉसिबल हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं या साइंस के ही दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है, उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।